नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ मुकदमा किया है, जिसकी आज फिर से सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुई। आज इजराइल ने अपना पक्ष रखा और मांग की कि वो दक्षिण अफ्रीका के लाए गए मुकदमे को खारिज कर दे। बता दें, इस मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो गजा में फिलिस्तीनी लोगों का नरसंहार कर रहा है, जिस पर इजरायली विदेश मंत्रालय के सलाहकार त्याल बेकर ने आईसीजे से कहा है कि इस मामले में दक्षिण अफ्रीका ने एक बेहद विकृत तथ्यात्मक और कानूनी तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका की मांग का मतलब है कि इजराइल अपनी रक्षा ही नहीं कर सके। वहीं कल दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे से ये मांग की थी कि वो इजराइल को गजा में अपनी सैनिक कार्रवाई बंद करने और फिलिस्तीनी लोगों को सुरक्षा करने का निर्देश थे। बता दें, संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत में इजराइल के खिलाफ चल रहे इस मुकदमे की सुनवाई का आज दूसरा और आखिरी दिन है। अब देखना होगा कि अदालत क्या आदेश देती है। कांग्रेस के फैसले का बचाव करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आस्था रखने वाले तो कभी भी अयोध्या जा सकते हैं, ये आस्था का विषय है। उनकी तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि वो किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया है कि बीजेपी द्वारा ही अलग अलग थ्योरियों को जन्म दिया जा रहा है, वो जानबूझकर इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। खड़गे के मुताबिक जो भी राम भक्त है वो कभी भी उनसे मिलने जा सकता है। बता दें, कांग्रेस ने 22 जनवरी को राम मंदिर न जाने का फैसला किया है। अब उसी फैसले का बचाव करते हुए खड़गे ने ये बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि भाजपा द्वारा ध्यान भटकाने के नैरेटिव की वजह से कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में हमारे मुद्दे केवल ये हैं, मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या काम किया है, महंगाई के बारे में क्या कदम उठाए हैं, बॉर्डर पर चीनी घुसपैठ पर क्या बोला है। उन्होंने कहा कि आज गरीब तबाह हो गए हैं, हमें उनकी चिंता है, इसलिए हम उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, जो देश के लोगों के साथ विश्वासघात है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर गांधी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो युवाओं की ऊर्जा को समृद्ध देश का आधार मानते थे और पीड़ितों और गरीबों की सेवा को सबसे बड़ी तपस्या मानते थे। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को सोचना होगा कि हमारे सपनों के भारत की पहचान क्या होगी, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावनाएं, उत्तेजक नारे लगाने वाले युवा या नौकरी पेशा वाले युवा, प्यार या नफरत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भारत के प्रमुख शंकराचार्य उड़ीसा में गोवर्धन मठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। शंकराचार्यों ने दूर रहने का कारण धार्मिक ग्रंथों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा करना प्राचीन ग्रंथों द्वारा स्वीकृत नहीं है। बता दें, शंकराचार्य द्वारा आलोचना करना मोदी को भारी पड़ सकता है, वो अलग बात है। कुछ लोग शंकराचार्यों को भी पाठ पढ़ाने लगे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी मुद्दे को उठा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन बाकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वो उद्घाटन तक हर दिन एक विशेष अनुष्ठान करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस शुभ अवसर का साक्षी बनूंगा। उन्होंने कहा, प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। उन्होंने कहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो 11 दिनों का एक विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि क्या भगवान के मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है? किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर जाएगा? क्या ये एक राजनीतिक दल तय करेगा? क्या एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं? उन्होंने कहा कि ना इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है और ना इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का एक विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। चारों पीठों के शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। ऐसे में अगर ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो ये कार्यक्रम राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिया बनकर बैठ जाएं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि एक पूरा संगठन मेरे धर्म का ठेकेदार बनकर बैठा है। इनकी पूरी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति और आस्था नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है।
मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव नहीं किया गया है, बल्कि चुनाव को देखकर तारीख तय की गई है। किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते। मंदिर निर्माण का कार्य विधिवत पूरा हो, लेकिन इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक दखल कोई भी भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस ने कहा कि शंकराचार्य को नाराज करके आरएसएस के सरसंघचालक वहां जाकर बैठेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की प्राण प्रतिष्ठा उनकी देखरेख में करेंगे। ये कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, ये पूरी तरह राजनीतिक आयोजन है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नए कानून के अनुसार इनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित पैनल में अब भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दी है और इस सिलसिले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से याचिका की एक कॉपी केंद्र सरकार के वकील को देने का निर्देश दिया। जया ठाकुर ने अपनी याचिका में इस नए कानून पर स्थगन आदेश जारी किए जाने की मांग की थी। विकास सिंह ने अदालत से कहा, कृपया इस कानून पर स्टे दे दीजिए, ये कानून शक्तियों के सेपरेशन के सिद्धांत के खिलाफ है। इस पर बेंच ने जवाब दिया, नहीं, दूसरे पक्ष को सुने बिना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम नोटिस जारी करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। 9 जनवरी से ही इस मामले की हो रही सुनवाई के क्रम में गुरुवार 11 जनवरी को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने, सलमान खुर्शीद ने और शाहदान फरासत ने दलीलें पेश करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बताया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकार यानी केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं से पूछा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है, इससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि यह अल्पसंख्यक टैग के बिना भी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, एएमयू ब्रांड नेम है। पश्चिम बंगाल के नगर निकायों में पैसे लेकर नौकरी देने के कथित घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को टीएमसी के कई नेताओं के घरों पर छापेमारी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्य सरकार के मंत्री सुजीत बोस के निवास पर ईडी की टीम ने छापे मारे हैं। टीएमसी के नेता तापस रॉय के घर पर भी छापेमारी हुई है। आरोप है कि 2014 से 2018 के बीच नगर निकायों के ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर पैसे लेकर नियुक्ति की गई है। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का शुक्रवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओडिशा में चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसे सुबह 10 बजे प्रक्षेपित किया गया। परीक्षण के कुछ पल ही बाद इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स और इसमें सहयोग करने वाले पीएसयू को बधाई दी है। उन्होंने कहा, इस आकाश मिसाइल की नई पीढ़ी के सफल विकास से देश की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। आज शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड पर बंद हुए हैं। आईटी सेक्टर की कंपनियों द्वारा जारी तिमाही रिपोर्ट के बाद आज आईटी शेयर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। इस तेजी के बाद बाजार अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 847.27 अंक उछलकर रिकॉर्ड 72,568 पर बंद हुआ। निफ्टी 247 अंक चढ़कर 21,894 के नए स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले दिन के अंत में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 999.78 अंक उछलकर 72,720.96 के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया था। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे यूती विद्रोहियों के यमन स्थित ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने थोड़ी देर पहले हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने यमन में हूती विद्रोहियों से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया है। बता दें, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा पिछले साल के अंत में लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना शुरू करने के बाद से यह पहला हमला है। मालूम हो कि यमन के लाल सागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने विभिन्न वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया था। इनमें वो जहाज भी शामिल हैं जो भारत आ रहे थे और जिसमें भारतीय चालक दल के सदस्य रहे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में दर्ज धोखाधड़ी मामले की सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई। इस केस की सुनवाई के आखिरी दिन ट्रंप मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अदालत में अटॉर्नी जनरल की जमकर आलोचना की। इस केस में एक जज ने पहले ही तय कर दिया है कि ट्रंप परिवार के सदस्यों और अधिकारियों ने कर्ज लेने के लिए धोखाधड़ी से अपनी संपत्ति बढ़ाकर दिखाई। न्यूयॉर्क के जज आर्थर एंगोरोन ने कहा कि वो इस महीने के अंत तक इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि
कि ट्रंप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे ट्रंप परिवार को कारोबार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।